हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब ख़ानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज़। एलिड में सुरमाओं का हुक्मरान एगाममनून यूनानियों के सबसे बड़े बादशाह की हैसियत से नहीं बल्कि एक ऐसी वफाकी फ़ौज के सबसे बड़े सिपह सालार की हैसियत से सामने आता है जो एक शहर के मुहासिर किए हुए है। और जब यूनानी लोग आपस में झगड़ने लगते हैं तब ओडवेस इस मशहूर टुकड़े में इसकी इस हैसियत का जिक्र करते हुए कहता है, बहुत से फौजी सालारों का होना अच्छा नहीं है, हमारा एक ही सिपह सालार होना चाहिए वगैरह। बाद में इसमें वो हिस्सा भी जोड़ दिया जिसमें असर शाही का जिक्र है। यहाँ ओडेसियस इस बात पर लेक्चर नहीं दे रहा है कि हुकूमत किस तरह की होनी चाहिए, बल्कि इस बात का मुतालबा कर रहा है कि मैदानी जंग में सबसे बड़े सिपह सालार की हिदायतों पर अमल करना चाहिए। ट्राय के सामने यूनानी महज एक फ़ौज की शक्ल में आते हैं, लेकिन इनकी मजलिस की कार्रवाई काफ़ी जमहूरी ढंग से होती है। जब एलेकेज तोहफों में यानी जंग के माल गनीमत के बंटवारे का जिक्र करता है तो वो कभी भी एगाममनून या किसी दूसरे बेसेल्स के ज़रिए नहीं बल्कि हमेशा एकनियों के बेटों यानी आवाम के ज़रिए इसको तस्लीम कराता है। अगर किसी के बारे में कहा जाता है कि वो जेवेस की औलाद है या जेवेस ने इसको पाला पोसा है तो इससे कोई ख़ास बात साबित नहीं होती है, क्योंकि हर गण किसी न किसी देवता की औलाद होता है और कबायली सरदार का गण किसी मुमताज़ देवता की औलाद होता है। चुनांचे इस शख्स का गण जेवरेस की नस्ल से है, यहाँ तक कि सूरों की देखभाल करने वाले एमियस और दूसरे गुलाम भी देवताओं की नस्ल से माने जाते हैं। इसका जिक्र हमें ओडिसी तक में मिलता है और इसलिए ये एलिड से भी बहुत के बाद जमाने की चीज़ है। इस तरह हम ओडिसी में ये भी देखते हैं कि मौलवीस नामी नकीब को और डीमोडोक्स नाम के अंधे गोया शायर को भी हेरोस यानी सुरमा कहा गया है। चुनांचे ये कि यूनानी मुसन्निफीन ह्यूमर के नाम नहाद बादशाहियत के लिए जिस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ़ौजी रहनुमाई ही इसकी असली खुसूसियत है, वो बिस्लिसिया काउंसिल और अवामी असम्बली के साथ मिलकर महज एक फ़ौजी जमहूरियत होती है और कुछ नहीं। फ़ौजी जिम्मेदारियों के अलावा बेल्सिस को कुछ पुरोहिती और कुछ अदालती जिम्मेदारियां भी अदा करनी पड़ती थी। अदालती जिम्मेदारियां बहुत साफ नहीं थी, लेकिन पुरोहित का काम वो अपने कबीले के या मुत्तहिद कबीलों के वफाक का सबसे आला नुमाइंदे की हैसियत से अंजाम देता था। इसकी नज़्म व नस्ब की जिम्मेदारियां का कहीं कोई तज़किरा नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि बेल्सिस अपने अहदे के बदौलत काउंसिल का मेंबर होता था। इल्म सिर्फ के कायदे की रूह से बेल्सिस का तर्जुमा बादशाह करना बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ किंग जिसका मतलब बादशाह है यह कुनिन या कन्ने से निकला है जिसके मानी है गन का सरदार। लेकिन कदीम यूनानी बेल्सिस को लफ्ज़ किंग के मौजूदा मफहूम से कोई निस्बत नहीं। थ्यूसिडिडीज़ तो कदीम को साफ पत्रिक कहता है, जिसका मतलब है कि वो गन से निकला है। इसने ये भी कहा है कि बेल्सिया की मखसूस और इसके लिए महदूद जिम्मेदारियां होती थी, और अरस्तू का कहना है कि सुरमाई अहद में बेल्सिया आज़ाद शहरियों की रहनुमाई करता है और बेल्सिस फौजी सालार, काजी और बड़ा पुरोहित हुआ करता था। मुख्तसर ये कि बाद के ज़माने में हुकूमत का जो मतलब हो गया वैसी कोई ताकत बेल्सिस के हाथ में नहीं थी। इस तरह सुरमाई अहद के कितने समाजी दस्तूरों में जहाँ हम एक तरफ ये पाते हैं कि
پرانا گن نظام اب بھی اتنے ہی زور و شور سے جاری ہے، وہاں ساتھ ہی ہمیں اس کی زوال کی ابتدا بھی دکھائی دینے لگتی ہے۔ اسی عہد میں پدری حق مانا جانے لگا اور باپ کی وراثت اس کے بچوں کو ملنے لگی، جس سے خاندان کے اندر دولت جمع کرنے کا رجحان بڑھتا ہے اور گن کے مقابلے میں خاندان کی طاقت بڑھتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کم اور کچھ کے پاس زیادہ دولت ہو جانے کا سماج کے دستور پر اثر پڑا ہے اور پہلی بار موروثی صرفہ اور بادشاہت کی داغ بیل پڑتی ہے۔ غلامی کی ابتدا ہوتی ہے جو پہلے جنگ کے قیدیوں تک محدود تھی، لیکن جو قبیلے کے اندر اور خود اپنے گن کے اندر کے لوگوں کو غلام بنانے کا راستہ صاف کرنے لگتی تھی۔ پرانے زمانے میں مختلف قبیلوں میں جنگ ہوا کرتی تھی، اب اس کی جگہ مویشیوں، غلاموں اور دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے زمین اور پانی کے راستے حملے کیے جانے لگے۔ روزی حاصل کرنے کا یہ ایک باقاعدہ ذریعہ بن گیا۔ مختصر یہ کہ دھن دولت کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھا جانے لگتا ہے اور دولت کی اس جبری لوٹ کو جائز قرار دینے کے لیے پرانے گن سماج کے اداروں اور رواجوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب صرف ایک چیز کی کمی تھی، کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو نہ صرف افراد کی نئی حاصل کی ہوئی ذاتی ملکیت کو گن کے نظام کی کمیونسٹی روایت سے بچا سکے، جو نہ صرف ذاتی ملکیت کو، جو کہ پہلے زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی تھی، قابل احترام قرار دے اور اس حرکت اور تقدس کو انسانی سماج کا اعلیٰ ترین مقصد قرار دے، بلکہ یہ ملکیت حاصل کرنے کے لیے اور دولت میں برابر تیزی سے اضافہ کرتے رہنے کے نئے ابھرنے والے طریقوں پر قبول عام کی مہر بھی لگا دے، جو نہ صرف سماج میں نئی پیداوار ہونے والی طبقاتی تقسیم کو مستقل بنا دے، بلکہ ملکیت والے طبقوں کے ہاتھوں ملکیت سے محروم طبقوں کے استحصال کے حق کو اور محروم طبقوں پر ملکیت والے طبقوں کی حکومت کو پائیدار بھی بنائے۔ اور یہ